प्रत्यार। प्रत्यार यानी प्रत्यार में अपन माहेश्वर सूत्र पढ़ते, क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र। तो पहला सवाल तो यही है कि माहेश्वर सूत्र होते कितने? 14। कितने होते हैं? 14। माहेश्वर सूत्र कति भवन्ति, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? ये सवाल आया था हमारे भी स्ट्रीट लेवल 1 में, जो हमने 23 तारीख एग्जाम दिया। तो कितने होते हैं? 14। चतुर्दश। कितने होते हैं? चतुर्दश। इसकी रचना किसने की? इसको किसने बनाया? पाणिनि ने। किसने बनाया? पाणिनि। जो हमारे संस्कृत विद्वान हुए, प्राचीन संस्कृत विद्वान पाणिनि, उन्होंने माहेश्वर सूत्र की रचना की। कहते हैं कि पाणिनि एक अनपढ़ व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा मैं व्याकरण जो है व्याकरण की रचना करूंगा। तो व्याकरण की रचना करने के लिए वर्ण चाहिए, तो वो जो है पाणिनि, वो महेश किसे कहते हैं? महादेव जी को कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। तो वो शिव जी की तपस्या करने के लिए गए, तो शिव जी की तपस्या की, तो शिव जी आए, पसंद हुए, आए वहां। तो आकर उन्होंने कहा, वहां आकर उन्होंने शिव जी ने नृत्य किया डमरू पर। किस पर? डमरू पर। तो डमरू पर जब नृत्य किया, तो उससे जो स्वर निकले, जो वर्ण निकले हैं, ध्वनियां निकली, उससे उन्होंने पाणिनि जी ने पूरी संस्कृत व्याकरण की रचना की। तो ये फिर महादेव जी ने पूछा बोल क्या चाहिए? तो पाणिनि ने कहा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैंने समझ लिया, आपकी डमरू की आवाज से समझ लिया। तो उन्होंने इस तरह उनकी आवाज से जो शब्दा वर्ण निकले, उसको शब्दा जो सूत्र, उन्होंने शब्दा सूत्र से पूरे व्याकरण की रचना की। तो इस प्राचीन जो संस्कृत विद्वान थे, प्रथम था पाणिनि, पाणिनि, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। कौन सी लिखी? अष्टाध्यायी। और दूसरा विद्वान हुआ कात्यायन। क्या होगा? कात्यायन, जिसको वर ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? वर ऋषि। और अंत में हुआ पतंजलि। कौन सा हुआ? पतंजलि। तो ये संस्कृत के प्राचीन त्रिमुनि है। क्या है? त्रिमुनि है। तो त्रिमुनि ने क्या किया? पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी, वो कात्यायन ने थोड़ा संशोधन किया, उसको सही किया, और फिर उसको पूरा संशोधन सही कर किसने लिखा? पतंजलि ने। किसने लिखा? पतंजलि ने। तो ये एक संस्कृत व्याकरण की रचना हुई। तो हम पहले पढ़ेंगे, अब ये चतुर्दश सूत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सूत्र। तो सूत्र है अ इ ऊण अयुण रे क ए ओण एयुष हयवारत लन। नमस्कार। न जब गड़ दस ख फ स ठ थ स ट तव कपय स स र
हल। ये कितने हुए? 14। अयुण रीदर कयुण ईश आया वार्ता लान अमर नाम जपन घट दस घट दस जबगढ़ दस खप सठ सठ तवा कपया ससर हल। तो ये कितने हुए? 14। तो ये जो पाणिनि थे उन्होंने महेश्वर सूत्र लिखे। कितने लिखे? 14। तो अयुण रीलर कयुण आयुष हयवरट लण अणमन नाम जबण घट दस जबगढ़ दस खप सट सट तव कपय ससर हल। तो ये 14 सूत्र उन्होंने बताए। उस 14 सूत्र से ही पूरे व्याकरण की रचना हुई, जिसमें से अपने जो है ये 2 सूत्र, इसमें ह्रस्व स्वर है। कौन से? ह्रस्व स्वर। मतलब जो इससे ही अपने स्वर की रचना हुई है। स्वर कितने? ये 3 4 5 6 7 8 9। ये पीछे वाला अक्षर नहीं गिने जाएंगे। तो अयुण रीलर अयुण अयुष हयवरट लण। तो देखो इन चारों से ये 4 सूत्र है। ये है हमारे स्वर। क्या है? तो महेश्वर सूत्र में स्वर कितने हैं? मूल स्वर कितने हैं? 9। कितने हैं? 9। बाकी वाले सब इसके दीर्घ हो गए। क्या हो गया? अ का दीर्घ क्या होगा? आ। ई का दीर्घ बड़ी बदली। उ का उ। री का री और री। ये वापस आ जाएंगे। तो इसके 4 9 और 4 9 और 4 13। तो 13 हो जाएंगे पूरे स्वर। ये तो ह्रस्व से मूल शब्द तो यही है। वो तो दीर्घ वाले क्या है? वो अपने बनाए। ये मूल शब्द है 9। कितने हैं? 9। जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इससे हमारे संस्कृत की रचना हुई है स्वर। फिर ये आप देख लो, ये अनुस्वार शब्द है। एओ। एओ कौन सी संधि में होता है? एओड़ा, जिसमें ए बनता है और ओ बनता है गुण संधि में। ये गुण संधि का तीसरा सूत्र गुण संधि कहाँ आ जाएगा? और आई और औ वर्ती में। ये वाला कौन से में? कोई भिड़ो। ये कुछ में? ये में? ये अनुनासिक में? ये अनुनासिक में आता है। तो ये इस तरह, ये देखो फिर ये जबगढ़ 10, ये तीसरा अक्षर है। जब घट देखते हैं राम सिंह पे। ये नवा सूत्र। तो ये देखो ये 7 इधर है। कोई 7 कोई 7 और वो 7 और कोई 7 और 7। 8वां नमा में प्रत्येक वर्ण का 7वां वर्ण कौन सा वर्ण है? 7वां वर्ण। ये पंचमा वर्ण भी अनुनासिक पंचमा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पंचमा वर्ण। जबगढ़ 10, ये जबगढ़ 10 ये तीसरा वर्ण है। तीसरा किस में होता है? जसूत्र में होता है। पहले का तीसरा कौन संधि में होता है? जसूत्र में होता है। और ये कौन सा है? कप्पा सट
षष्ठ थ, ये कौन सा है दूसरा वर्ण? और षष्ठ त कपय, ये कौन सा है? पहला वर्ण। ये दोनों अंतस्थ क्या है? अंतस्थ। और इसको अंतस्थ ये वर्ण, इसको ऊष्म भी कहते हैं। ये वर्ण इसको ऊष्म भी कहते हैं। तो देखो ये इसमें आई नहीं है, मतलब पूरे जो स्वर है, व्यंजन है, वर्णमाला है, इसमें आई नहीं आई। और इससे कौन सी संधि हो रही है ये पता चला, जैसे कि इसका दीर्घ हो जाएगा अ ई उ री और री, इसमें दीर्घ संधि हो रही है। इसमें क्या कौन सी हो रही है? इसका बड़ा हो जाएगा सभी का, सभी का बड़ा हो जाएगा समान स्वर में। इसका अ का अ मिलके आ बनता है, तो ये दीर्घ संधि में काम आ जाएगी, ये गुण में काम आ जाएगी, ये वृद्धि में, ये यण में, और फिर कुछ अनुनासिक में, जसत में, और भी हम जो आगे आगे जो संधि के गुण है, तो पहले ये अपने को ये सूत्र पूरा याद होना चाहिए। तो सूत्र एक संस्कृत का जितने बार आप अभ्यास करोगे, दोहराओगे, उस तरह अपन को समझ में मतलब बोलना आ जाएगा। जैसे सरो की याद करो जी, या जैसे कोई अयुण रिलर कयुण ईश खाय वर तदन मन नम जबन घटत सजब घट दस खप सटत सटत व कपय ससर हल। ये मतलब बार-बार आप घर जाए, बार-बार अभ्यास करोगे, पढ़ोगे, तो अपने आप अपने लय से बन जाएंगे, अपने लय से बन जाएगी। फिर अपन को कौन से शब्द अपन लिख लिख के या बोल बोल के अभ्यास करेंगे, तो ये जो है माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14, मतलब संस्कृत कहते हैं चतुर्दश। इसकी रचना किसने की? पाणिनि ने। इससे कैसे संधि होती है समझ में आया? तो ये है, इसको पढ़ाने से पहले ये अपन को समझना जरूरी है। तो ये आपको लिखना है एक बार। हम माहेश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं। माहेश्वर सूत्र से कैसे संधि बनाते ये हमने बताया। तो ये अब हम संधि प्रकरण शुरू करेंगे। क्या करें? संधि प्रकरण में शम और धी धातु से बनकर संधि नाम बना। क्या बना है? और इसकी सूत्र है परस्पर परम शनिकर्ष शयिता, परम पर शनिकर्ष शयिता, यानी वर्णों का परस्पर मिलन। क्या है? वर्णानाम, आप ये कैसे कहें? वर्णानाम परस्पर परम मिलन। संधि, वर्णानाम परस्पर मिलन संधि, मतलब वर्णों के परस्पर मिलने से संधि का निर्माण होता है। तो आप परिभाषा लिखोगे हिंदी में, तो वर्णों के मेल को वर्णों के परस्पर मेल से संधि का निर्माण होता है। परस्पर से मेल से परस्पर मेल से उत्पन्न विकार, उत्पन्न विकार को उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखो संधि में एक बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि संधि में दो वर्णों का परस्पर मेल होगा। क्या होगा? मेल होगा। क्या होगा? मेल। और मेल भी उसमें विकार उत्पन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकार। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और दो शब्दों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों का ये वर्ण क्या है? वर्ण। वर्णों के परस्पर मेल को तो संधि कहते हैं। तो शब्दों की बात आ जाए तो समास। क्या होता है? समास। तो देखो वर्णों
विकार कैसे उत्पन्न होगा? ये तो किसी विकार या तो सब देखो एक संधि में एक नियम है। पहला नियम ये है कि जो दो शब्द बन रहे, पहला वाला वर्ण और दूसरा वाला वर्ण, तो वो उन दोनों का अर्थ समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थ समान। अर्थ दोनों का वही अर्थ, पूरा शब्द बने उसका अर्थ वही निकलना चाहिए। दोनों का अलग अलग कर रहे हैं ना, उसका और उसका दोनों का मिलाए तो अर्थ दोनों का समान होना चाहिए। तो इसे एक तो किसी से शब्द के आगमन हो सकता है, क्या हो सकता है? आगमन। यहाँ किसी शब्द वर्ण का आगमन हो सकता है, यहाँ लुप्त हो सकती है, वर्ण कोई लुप्त भी हो सकता है, कोई भी इसमें लुप्त वर्ण है तो लुप्त भी हो सकता है। और उसका और शब्द कोई उसका विकार उत्पन्न हो सकता है। कोई भी शब्द उसमें विकार उत्पन्न होता है, उसमें विकार उत्पन्न होता है। विकार में जैसे समान समान सवार आए तो रस्व का वो दीर्घ 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 मिलेगा, रस्व से मिले दीर्घ हो सकता है। या के साथ ई कोई भी बड़ी या छोटी मिलके ए बन सकता है। के साथ ये हो तो आई बन सकता है। तो ऐसे ये विकार उत्पन्न होते हैं, तो ये विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये थे संधि के परिभाषा। अब लिखो संधि के, तो ये लिखो पहले संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब वर्णों का परस्पर मेल होना चाहिए और मेल से विकार उत्पन्न होना चाहिए, और विकार उत्पन्न हो तो उसका अर्थ समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान। ये बात हो गई। अब स्वर मतलब संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन। एक है स्वर संधि, स्वर व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी स्वर है स्वर संधि को संस्कृत में कहते हैं अश। सूत्र पढ़ा आपने अश? मैं बताऊंगा अश कैसे। व्यंजन को कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल। हल। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग। विसर्ग संधि। ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखो स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होगा। स्वर और मतलब यहाँ भी स्वर होना चाहिए, पहले पद में स्वर होना चाहिए, दूसरे पद में भी स्वर होना चाहिए। पहले पद के अंत में स्वर होना चाहिए। पहले पद के हम क्या कहेंगे? पहले पद के अंत में स्वर होना चाहिए, और दूसरे पद के पहले स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले। कोई भी शब्द है उसके इसके अंत में होना चाहिए, इसके पहले, दूसरे पद में पहले होना चाहिए। ये दोनों स्वर है। क्या है? स्वर। भाई र में कौन सा स्वर है? अ या कोई स्वर है, कोई भी स्वर जैसे, तो वो हो गई स्वर संधि। जैसे अपन लग ले विद्या, आल्य। ठीक है। यह विद्या क्या है? विद्या, ये का नाम क्या है? विद्या। विद्या। द ये कैसे नाम है? दी, द और या, तो विद्या। तो विद्या प्लस आलय। तो इसमें अपन क्या देखेंगे? इसमें क्या है? आ है, और ये क्या है? आ मिलके आ बनता है संधि में, तो ये बना विद्यालय। दोनों का अर्थ समान ही रहा, न तो अर्थ सहज हुआ, न शब्द मतलब स्वर स्वर थे दोनों,
तो स्वर स्वर दोनों स्वर का स्वर हो तो स्वर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। आगे विस्तृत हम स्वर संधि की पूरी भेदे पढ़ेंगे। अब है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। व्यंजन। व्यंजन में क्या है? दोनों व्यंजन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पहले पद में व्यंजन, दूसरे पद में भी व्यंजन। या पहले पद में व्यंजन, दूसरे पद में स्वर, या दूसरे पद में पहले पद में स्वर और दूसरे पद में व्यंजन। ये तीनों कंडीशन होने पर अगर कहीं भी एक जगह व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्व में पद में हो या पर पद में। इसको कहते हैं पूर्व पद, इसको कहते हैं पर पद। पहले पद को पर पद, पूर्व पद इसको पर पद, इसको उत्तर पद भी कहते हैं। दूसरा उत्तर पद, उत्तर पद, पर पद, ये दूसरे पद है। ये तीन नाम इसके। ये पूर्व पद, पूर्व पद के अंत में, हमेशा पूर्व पद के अंत में या तो व्यंजन होना चाहिए या दूसरी जगह पूर्व पद पर पद के पहले सब पर प्रारंभ में, क्या कहे प्रारंभ में व्यंजन होना चाहिए। तो क्या बनेगी? व्यंजन। मतलब मैं कहने का मतलब पर पद या पूर्व पद हो, इसमें एक स्वर हो या व्यंजन हो, अलग अलग हो दोनों। क्या हो? अलग अलग। या व्यंजन व्यंजन हो तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। कौन सी होगी? अन्य कोई नहीं ध्यान। इसमें अपन को ये ध्यान रखना है, विसर्ग संधि में क्या होगा? पहले हमेशा जो पूर्व पद है ना, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विसर्ग के ऐसे निशान, विसर्ग का एक निशान है। हाँ सर। ये क्या है? विसर्ग के निशान है। तो ये विसर्ग सेन होने चाहिए। और बाद में स्वर वे तो स्वर हो या व्यंजन हो, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये इससे संधि का विकार होगा। स्वर से स्वर संधि का होगा, स्वर व्यंजन या व्यंजन स्वर या व्यंजन व्यंजन से होगा व्यंजन संधि का। विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का विकार होगा। तो ये जैसे बाप धन में ये पांच अनुनासिक संधि से वाक का, इसका 5 वाक है, इसके अधूरा तो अधूरा क्योंकि इसका कोई सवाल नहीं है। व्यंजन व्यंजन है तो वाक में ये संधि हुई नहीं हुई? विसर्ग यस प्लस दा, उत्तर संधि से यश होगा। विसर्ग का वो बन गया। ये हम पूरा पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगी संधि कैसे बनती है। लेकिन ये बनी विसर्ग का ओ बन गया उत्तर संधि से, तो ये ऐसे बनती है। देखो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा? अपने मैसेज सूत्र में पढ़ा था। अ इ उ ण रीलरक रीलरक अयुड़ अयुष मतलब स, तो अ से लगाकर स तक जो 4 सूत्र है, ये अ से क्या स्वर संधि के, क्या है संधि के, मतलब स्वर संधि के नियम में ये 4 सूत्र है ना। पहले अयुण रीलरक अयुड़ अयुष, ये स्वर संधि के सूत्र। फिर हयावर्त थे लगाए तो 5वां लगावे इनके शब्द जाता है व्यंजन व्यंजन संधि के। और विसर्ग देके क्लास और व्यंजन में तो विसर्ग, तो इसके इसलिए इसका हल नाम दिया, इसका दिया अस। नाम का पता चल गया? तो ये लिखो पहले। तो संधि में संधि के 3 भेद है। कितने भेद है? 3। स्वर संधि, व्यंजन कहते हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग। तो स्वर संधि के भेद अब क्या पढ़ेंगे? तो स्वर संधि के पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। सीधी परिभाषा है, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, दो स्वरों के परस्पर मेल से मिलान मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं।
उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि स्वर संधि कहते हैं। कहते हैं। हैं। देखो स्वर संधि में पर पूर्व पद और पूर्व पर पद दोनों में स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर। तो पूर्व पद और पर पद में स्वर होने चाहिए, वो होती है स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि। स्वर संधि। तो स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः स्वर संधि के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। जिसमें दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गौण स्वर संधि, वर्धी संधि, वर्धी स्वर संधि, यण संधि, संधि यण स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। इसमें पूर्व रूप, पूर्व रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि, पर रूप स्वर संधि व प्रकृति प्रतिभाव स्वर संधि, स्वर संधि मिलाकर कुल 8 भेद होते हैं। कुल कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो स्वर संधि में स्वर संधि किसे कहते हैं? 2 स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में पूर्व पद और पर पद, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में और पर पद के आरंभ में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर। तो उसमें होगी स्वर संधि। क्या होगी? स्वर संधि। तो स्वर संधि की मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। नहीं, मुख्यतः तो होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। तो संस्कृत में 3 और भेद बताए, हिंदी में तो 5 ही आले। संस्कृत में 3 और भेद बताए, जिसमें पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। पर रूप, पूर्व रूप और प्रकृति भाव स्वर संधि, ये मिलाकर कुल 8 भेद होते। कितने होते? 8। तो 8 भेदों के हम थोड़ा विश्लेषण करेंगे। यही देखो, दीर्घ में क्या होगा? जो अपने
चार कह लो मूल शब्द, क्या कह लो? मूल शब्द ई उ री, रू। इसका दीर्घ रूप अ का आ, ई का बड़ी, उ और री का बड़ी री। तो इन दोनों में कोई भी हो, अ के बाद मतलब क्या होना चाहिए? समान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ के बाद अ होना चाहिए, आ। इसमें क्या होना चाहिए? अ के बाद में जैसे है, आ है, उसके बाद में आ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप कह लो समान स्वर। कौन से समान स्वर? कौन से सूत्र वाले? पहले दूसरे सूत्र, पहला दूसरा सूत्र अ ई उ री, अ ई उ री। तो ये समान स्वर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अ आपके सामने अ, ई के सामने ई, उ के सामने उ और री के सामने री। उसका दीर्घ बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ प्लस अ आ। इसमें से सामने अ आ, इन दोनों में से कोई भी हो, अ या अ मिलके भी आ बनता है, आ मिलकर भी आ बनता है, और ई मिलके ई बनता है। छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हो, उसका दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घ। लेकिन अ आ के सामने अ होने चाहिए, ई के सामने ई होने चाहिए, कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी। उ के सामने उ होने चाहिए और री के सामने री होना चाहिए। तो इनमें छोटी हो बड़ी आगे, पहले समान स्वर में ई, वहां पहले ई बड़ी आ गई, फिर छोटी आ गई, तो भी बड़ी ही बनेगी। तो क्या बनेगा? दीर्घ बनेगा। अ के सामने पहले अ, दूसरे में आ हो गया, तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये होगा दीर्घ। क्या होगा? दीर्घ। इसका मैं विस्तार आपको ये समझाऊंगा, तब दिखाओ। गुण में क्या है? गुण में ये ध्यान रखना, अ के सामने ई हो तो ए बनता है। क्या बनता है? ए। जन्ने एक मात्रा पढ़ो। कोई भाई साहब ए ने आई निकाल के ए छोटो तो बिजड़ो आई निकाल के बड़ो ए के ऐसा नहीं। तो वो ए एक तो वो तो है ए, कहाँ है? ए में ये वो है आई, कहाँ है? वो कहाँ है? ए आई कहाँ है? अन्य क्या ओ, अन्य क्या औ। और आर। अपन ये याद रखो, ठीक है? तो ए ओ एक मात्रा वाले, ये दोनों एक मात्रा वाले। आई के में बी आई है तो बे मात्रा वाले। मैं कहते हैं एक मात्रा लापड़ी नंबर एक नहीं है, दो। आई मतलब दो मात्रा है। कैसी मात्रा है? दो। और तो लापड़ी दो जो समझ वाला तो मोर अड़े के बैठा तो एरो एक मात्रा, आई की मात्रा के एक मात्रा, तो एक ही लगा दो। आई की मात्रा कितनी होती है? दो। तो वर्ती संधि में ये गुण संधि में अ आगे क्या होगा? पूर्व पद में क्या होगा? अ आ। क्या होगा? आ। पर पद में होगा ई, होगा ई छोटी हो या बड़ी हो तो बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। फिर आ के सामने उ हो बाद में पूर्व पर पद में तो बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ। ये होगा इसका। फिर इसका अ के सामने ए या आई, अ के सामने ए या आई, वो तो आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई। इसमें अ के सामने ओ औ। क्या? ओ औ। दोनों हो तो इसमें से कोई भी हो तो औ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औ। ये होगा वर्ती संधि में। यण संधि में क्या है? ई के सामने ई को यण सी, इसमें सुधार करता है ई को यण सी। तो ई छोटी हो या बड़ी, इसके सामने कोई भी असमान स्वर, समान कौन दोनों? तो ई या दोनों तो दीर्घ भी बने। ई के सामने ई आएगा तो क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा, मतलब बड़ी बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। ई तो मतलब समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असमान। तो ई के सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए तो बन जाता है यह। क्या बन जाता है? यह। उ के सामने कोई भी
ई के बाद ऊ छोटा ऊ या बड़ी ऊ, उसके बाद सामने कोई भी असमान ऊ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी समान समर आ जाए उसका बन जाएगा व। क्या बन जाएगा व। और री 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 छोटी री या बड़ी री, उसके सामने कोई भी असमान समर आ जाए तो बन जाएगा र। और रे के सामने कोई भी स्वर आए तो ल बन जाएगा। और जो पूर्व पर्वत में उसके पर्वत के आरंभ में उसकी मात्रा इसके सिबिंद से अलग है, तो उसकी मात्रा इसके साथ ये के साथ जुड़ी जाएगी। आ है तो आ बन जाएगा, या बन जाएगा, ई है तो ये बन जाएगा, जो भी है वो बन जाएगी। ये यानी अयादी में इसका सूत्र चलता है वो, तो वो मैं इसका विस्तृत से पढ़ाएंगे अपन। तो ये एक बार अपने भेद लिख दो, जो मुख्य स्वर संधि के भेद होते हैं 5 कितने 5 5 और कुल मिलाकर 8। तो ये एक बार